नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज की वीडियो में जो है हम लोग सिंचाई की सुविधाओं का विकास पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ब्रिटिश कालीन समितियां, जिसमें हमने इनाम आयोग, स्ट्रेची आयोग, हंटर आयोग, हर्शल समिति, लॉयल आयोग, मैकडोनल आयोग, मॉनक्रीफ आयोग, रैले आयोग, फ्रेजर आयोग, सैडलर आयोग, शाही आयोग, सैंडहर्स्ट समिति, बटलर समिति, लिंडसे आयोग, हिटले आयोग, संप्रू समिति, वुडहेड आयोग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिंचाई की सुविधाओं का विकास। सिंचाई की सुविधाओं का विकास अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन काल से ही शासन द्वारा या सामूहिक प्रयासों से तालाब, कुएं, नहरें, बांध बनाए जाते रहे हैं। अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर सदैव विशेष ध्यान दिया गया। तो सिंचाई की सुविधाएं अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तालाब के बारे में पढ़ेंगे, कुओं के बारे में पढ़ेंगे, नहरें थीं, बांध बनाए जाते थे, जिससे कि अगर अकाल जब पड़ता था या सिंचाई की जब कमी हो जाती थी तो उस वक्त जो है क्या हो सके कि उस वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था कि इनसे जो है मदद ली जा सकती, तालाबों से मदद ली जा सकती थी, कुओं से मदद ली जा सकती थी। इसके अलावा सभी अकाल आयोगों ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की। इन आयोगों ने नहरों के विकास पर विशेष बल दिया। जितने भी आयोग बने, अभी जो जितने भी आयोगों की हमने बात की, सभी आयोगों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। नहरों का विकास हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। 1940 ईस्वी तक 13% भूमि में ही सिंचाई होती थी। फिर भी इससे वर्षा नहीं होने पर पड़ने वाली आपदाओं में कमी आई। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बहुत सारी नहरें बन गई थी या बांध बन गए थे, तालाब बन गए थे, कुएं बन गए थे, इससे सिंचाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। 1940 ईस्वी तक ये देखा गया कि 13% भूमि में ही सिंचाई होती थी। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे ये फायदा हुआ कि जब आपदाएं आती थी या हम कह सकते हैं जब सूखा पड़ जाता था तो उस समय जो आपदाएं आती थी तो उसमें कहीं ना कुछ कमी आई। सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो है फसलें पैदा करने में ज़्यादा खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी को इस्तेमाल करने पर पैसा देना पड़ता था। तो जहाँ पे जो सिंचाई वाले क्षेत्र थे उनमें जो है फसल जो पैदा होती थी उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, क्योंकि ये नेचुरल नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें जो है लेबर्स की मदद ली जाती थी, कई सारे लोगों को लगाया जाता था जिससे वो पानी जो है खेतों तक पहुंचा सकें, तो इसमें ज़्यादा खर्च आता था। इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज़्यादा कीमत मिलती थी। इस प्रकार नकदी फसलों में केवल उत्पादन को बढ़ावा मिला। वर्तमान सदी के आरंभ से कृषि के विकास के लिए सरकार ने कुछ रचनात्मक नीतियां अपनाई। तो जब क्या होता था कि सिंचाई पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा तो किसानों ने भी इस बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि हमें ऐसी फसलों का उत्पादन करना है जो कि कैसी फसलें होनी चाहिए जिससे हमें पैसा मिल सके। ठीक है, या हम कह सकते हैं नगदी फसलें उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया। कृषि के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कृषि विभाग स्थापित किए गए। विकास की योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंपी गई। तो यहाँ पे कृषि के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए क्या बनाए गए, कृषि विभाग बनाए गए, और विकास की योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंप दी गई। इसके अलावा देखेंगे कृषि के बारे में उच्च शिक्षा देने के लिए अनुसंधान कार्य एवं प्रायोगिक कृषि के लिए बिहार में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। तो यहाँ पे याद रखना है किस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना किस लिए की गई, कृषि के बारे में उच्च शिक्षा देने के लिए, अनुसंधान कार्य एवं प्रायोगिक कृषि के लिए बिहार में जो है कृषि के बारे में उच्च शिक्षा देने के लिए, या हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए जो है इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। देश के विभिन्न भागों में कृषि स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई। इस प्रकार कृषि के विकास के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए गए, परंतु जमींदार भूमि में कोई सुधार किए बगैर ही किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करते रहे।
इसलिए आधुनिक और उन्नत कृषि कर्म की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। कृषि पैदावार में वृद्धि तो हुई, परंतु उससे अधिक वृद्धि जनसंख्या में हुई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सरकार थी वो हम कह सकते कहीं ना कहीं कृषि स्कूल खोल रही थी, कृषि कॉलेज खोल रही थी, आधुनिकीकरण पे ध्यान थोड़ा बहुत दे रही थी, लेकिन जो जमींदार थे वो इन सारी चीज़ों में पैसा नहीं खत्म करना चाहते थे। वो किसानों से ज़्यादा लगान लेना चाहते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहते थे। इसके बाद क्या है, भूमि के वितरण में असमानताएं होने के कारण कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ गईं। ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जो खेती तो करते थे परंतु भूमि के मालिक नहीं थे। मतलब ऐसे किसान ज़्यादा संख्या में थे जिनकी खेती बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो किसान थे। ऐसा हम कह सकते दूसरों की ज़मीनों पर काम करते थे। ठीक है, अगर आप अभी जब पीजेंट्स बोलते थे इनको, ठीक है, फार्मर्स नहीं थे, ये पीजेंट्स थे। ऐसे खेतीहर मजदूरों की संख्या भी बढ़ती गई जिन्हें वर्ष में केवल कुछ महीने खेती का काम मिलता था। ठीक है, तो ऐसे मजदूरों की या ऐसे खेतीहर किसानों की संख्या भी बढ़ती गई जिनको जो है महीने में कुछ पूरे वर्ष में कुछ ही महीने काम मिलता था, बाकी काम भी नहीं मिलता था। इसके अलावा क्या कह रहा है, कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए यह आवश्यक था कि भूमि स्वामित्व से संबंधित असमानताओं को समाप्त किया जाए, असली किसानों को स्वामित्व के अधिकार दिए जाएं और खेतीहर मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए क्या आवश्यक था कि जो भूमि स्वामित्व से संबंधित असमानताएं थी उनको समाप्त किया जाए। मतलब जो लोग किसानी कर रहे हैं उनके पास भूमि होनी चाहिए ना, और जो खेतीहर मजदूर थे जिनको पूरे साल में कुछ ही महीने काम मिलता था, तो उनके लिए और भी चीज़ें नई नई निकाली जाएं जिससे कि उनकी लाइफ आसानी से चलती रहे। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया।